नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मांग की आय लोच का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको मांग की आय लोच का अर्थ, उसके प्रकार, मतलब इससे जुड़ी भी सभी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि मांग से संबंधित या मांग की कीमत लोच से संबंधित है, ये फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज्यादातर टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूं, तो मैं अब दोबारा से उस पे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। जिन जिन टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं, इसमें से मैंने आपको मांग की आय लोच नहीं पढ़ाया है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। मांग की तिरछी लोच नहीं पढ़ाया है, ये भी नहीं पढ़ाया है। और इसके बाद मांग की लोच का महत्व, ये 3 टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं, जबकि इन तीनों को छोड़ के बाकी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मांग की आय लोच क्या होती है। देखिए, मांग की आय लोच को समझने से पहले आपको मैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, ताकि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं सबसे पहले कि मांग क्या होती है। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि मांग क्या होती है। देखिए, जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, जिसको खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन भी होता है और वो उस धन को खर्च करने के लिए तैयार होता है, तो ही उस स्थिति में एक उपभोक्ता के द्वारा की गई मांग कहलाएगी। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है कि मांग किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल, जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, जिसको खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है और तीसरा उस धन को वह खर्च करने के लिए तैयार है, तो उसी स्थिति में उस उपभोक्ता की वह क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। पहली बात आपको ये क्लियर हो गई। अब मांग के बाजार में ज्यादा होने से कम होने के जो निर्धारक तत्व होते हैं, जिन्हें हम प्रभावित कारक भी कहते हैं, निर्धारक तत्व कहें या प्रभावित कारक कहें, एक ही बात है। 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। पहले होते हैं हमारे कीमत कारक, जो कि वस्तु की स्वयं की कीमत होती है, और दूसरा होता है वस्तु की गैर कीमत कारक, जिसमें कीमत को छोड़ के बाकी सारे आ जाते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय आ गई, संबंधित वस्तुओं की कीमतें आ गई, इत्यादि। अब इन दोनों में, कीमत और गैर कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर आप इस परिवर्तन को नापना चाहते हो तो उसे ही हम कहते हैं मांग की लोच। तो देखिए, दूसरी बात हम समझते हैं मांग की लोच। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं मांग की लोच। अब इस मांग की लोच का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल। एक वस्तु की कीमत और गैर कीमत कारकों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप किसी वस्तु या सेवा की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है, उसके मात्रक को, यानी उसके मैग्नीट्यूड को, यानी उसके मात्रक को हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। अब मांग की लोच होती है दोस्तों 3 प्रकार की, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली होती है हमारी मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। इस दूसरी होती है हमारी मांग की आय लोच, और तीसरी होती है मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच भी आप इसे कह सकते हैं, या प्रतिलोच भी आप इसे कहते हैं। तो देखिए, मांग की कीमत लोच क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात। मांग की कीमत लोच को, अगर इस पे मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे अभी मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि मांग की कीमत लोच होती क्या है। बहुत ही सिंपल, अन्य बातें समान रहने पर जब एक
एक उपभोक्ता की अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके मात्रक को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वस्तु की कीमत हो गई, उसकी मांग मात्रा हो गई यानी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। अगर वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने से वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके मैग्नीट्यूड को जब आप निकालते हो तो वो मांग की कीमत लोच कहलाती है। बट इंपॉर्टेंट बात है, जो अदर थिंक होती है, जो अन्य चीजें होती है, जैसे कि गैर कीमत कारक जो होते हैं, जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, उनको हम स्थिर मान के चलते हैं। तो मांग की कीमत लोच बहुत ही सिंपल सी बात है, कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु या सेवा की मांग में होने वाले परिवर्तन के मात्रक को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा कि मांग की आय लोच क्या होती है, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है। तो ये इसका बेसिक था दोस्तों, इसके बेसिक को समझाना आपको बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अब कि मांग की आय लोच क्या होती है। देखिए बहुत ही सिंपल, मांग की आय लोच, यहाँ पे ये जो आय है ना, यहाँ पे इसका मतलब है उपभोक्ता की आय, जो कि एक वस्तु की या एक सेवा की गैर कीमत कारक के अंतर्गत आता है। क्योंकि कीमत को छोड़ के बाकी जितने भी कारक होते हैं जो एक वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें हम गैर कीमत कारक कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें समान रहने पर का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं वस्तु की मांग मात्रा पे यानी क्वांटिटी डिमांडेड पर और उपभोक्ता की आय पर, और बाकी इसके बाद जो भी अदर थिंग्स हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। जैसे हम ये मान लेंगे कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, भविष्य में कीमत की कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता। मतलब कीमत, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा, सिर्फ इन दो को छोड़ के बाकी सबको हम क्या मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे और अच्छी तरीके से अभी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए, पहली बात हमने ये समझी कि अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप एक वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल। यहां पे देखिए, मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच में केवल इतना सा फर्क है कि मांग की कीमत लोच में कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि मांग की आय लोच में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक वस्तु की मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तभी इसे दोस्तों मांग की आय लोच कही गई है। और आय का मतलब यहाँ पे उपभोक्ता की आय से है, जो कि गैर कीमत कारक है एक वस्तु की मांग का। बहुत ही सिंपल सी बात। तो यहाँ पे अगर आप मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सी बात, अन्य बातें समान रहने पर जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन यानी वृद्धि होने से या फिर कमी होने से एक वस्तु या सेवा की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, उसके अनुपात को हम मांग की आय लोच कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, आप इसे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसे मैं रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि मांग की आय लोच क्या होती है। अब हम ये समझते हैं कि मांग की अन्य शब्दों में हम इसे कैसे कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या सेवा की मांग मात्रा तथा कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ये कीमत मैंने गलत लिख दिया है, आय में, उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता
कि आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहेंगे? सिंपल सी बात, मांग की आय लोच। जैसे कि इसे एक फॉर्मूले के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मांग की आय लोच बराबर होती है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। पर दोस्तों इस फॉर्मूले में और कहते हैं मांग की कीमत लोच के फॉर्मूले में एक आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। डिफरेंट क्या है कि मांग की जो कीमत लोच का फॉर्मूला था, जिसमें हम मांग की कीमत लोच ऐसे लिखते हैं, तो हम पहले एक माइनस लगाते हैं और फिर ऐसा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात। आप ये जानते हैं कि एक वस्तु की कीमत और एक उसकी मांग, उन दोनों में क्या होता है? विपरीत संबंध। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है तथा कीमत घटने पे मांग बढ़ती है। ये चीज आप मांग के नियम से अच्छी तरीके से जानते हैं। परंतु दोस्तों अगर हम जब मांग की आय लोच की बात करते हैं और सामान्य वस्तु की बात करते हैं, यानी ब्रांडेड वस्तु की बात करते हैं या फिर नॉर्मल वस्तु की बात करते हैं, तो उपभोक्ता की आय से उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी इनकम बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो मांग घटेगी, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है वास्तविक जीवन में, आपने देखा भी होगा। तो देखिए यहां पे इस वजह से यहां पे माइनस का साइन नहीं लिख रखा है। तो याद रखेंगे आप कि जो हमारी आय होती है और जो मांग होती है एक वस्तु की, उनमें प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यानी आय के बढ़ने पे मांग बढ़ जाती है, आय के घटने पे मांग घट जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसे हम फॉर्मूले में कैसे बना सकते हैं? एक और फॉर्मूला है इसमें, देखिए आपने उसका फॉर्मूला तो ईडी इस तरीके से लिखा था और उसका फॉर्मूला क्या था? बहुत ही सिंपल, माइनस आता था P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P। ये फॉर्मूला था किसका? वस्तु की मांग की कीमत लोच का, जिसमें माइनस फॉर्मूले में आता था। बट यहाँ पे देखिए डी होता है, यहाँ पे आई हो गया। ये जो आई है ना, यहाँ पे आई का मतलब है इनकम यानी आय किसकी? उपभोक्ता की आय। ये बात आपने याद रखनी है, उपभोक्ता की आय की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये जो आय है ना, उपभोक्ता की आय के लिए दर्शाया गया है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अगर आप इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देखिए P ऊपर है, Q नीचे है, और डेल्टा Q ऊपर है और डेल्टा P नीचे है। तो देखिए डेल्टा Q और Q तो अपनी जगह पे ही है, इधर P की जगह पे Y हो गया और डेल्टा P की जगह पे डेल्टा Y हो गया। P का मतलब प्राइस है, Y का मतलब आय है। सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक का याद है तो दूसरे का भी याद है, और इसे कैसे ड्राइव करना है ये चीज मैंने मांग की कीमत लोच में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव किया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको भी ड्राइव करके दिखा दूंगा, बट अभी हमारा फोकस है मांग की आय लोच के प्रकारों पे। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मांग की आय लोच का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ गया और उसके जो दोनों फॉर्मूले ये भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मांग की आय लोच वस्तुओं के प्रकार के आधार पर। यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए, वस्तुओं के प्रकार। देखिए वस्तुओं को अगर हम 3 रूप में बांटे, वैसे तो बहुत सारे रूपों में बांट सकते हैं वस्तुओं को, बट अभी हम अपने अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भागों में बांट लेते हैं। एक होती है हमारी सामान्य वस्तुएं, जिसे हम नॉर्मल गुड या फिर ब्रांडेड गुड कहते हैं, या उच्च कोटि की वस्तुएं कहते हैं। आप इसको कुछ भी बोलिए, इन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं या ब्रांडेड गुड्स कहते हैं। घटिया वस्तुएं, जिन्हें हम गिफन पदार्थ भी कहते हैं, गिफन वस्तुएं भी कहते हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। इंफीरियर गुड कहते हैं इसे, सुपीरियर गुड्स कहते हैं इसे, इंफीरियर गुड्स कहते हैं। एक होती है हमारी अनिवार्य वस्तुएं, जो कि अनिवार्य वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कि नमक हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर खाद्यान्न हो गया, जो कि चाहिए, माचिस हो गई।
आपके घर में माचिस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खाना बनेगा तो माचिस तो चाहिए, आग लगाने के लिए माचिस, आग खाना बनाओगे तो नमक तो चाहिए। तो वो हमारी अनिवार्य वस्तुओं में आ जाती हैं, जैसे हमारी दवाइयाँ हो गई, हमारी किताबें हो गई, तो ये सब अनिवार्य वस्तुएं हैं। अब देखिए मांग की जो आय लोच होती है ना, उपभोक्ता की मांग की आय लोच, यहाँ पे उपभोक्ता की आय की बात की जा रही है। तो उसके आधार पे ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक, और एक होती है शून्य इकाई लोच, यानी शून्य आय लोच। अब इसको तीनों को 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक आय लोच, जो कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में होती है। तो इसके डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और वस्तु बोलूं या फिर सेवा बोलूं एक ही बात है, और वस्तु की मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही दिशा में होते हैं, तो उसे धनात्मक मांग की लोच कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले के लिए डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पे मैं नेगेटिव वाले के लिए बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं जीरो वाले के लिए बनाऊंगा। तीनों के अलग अलग डायग्राम। मैंने पहले से डायग्राम इसलिए नहीं बनाए ताकि मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा सकूं। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वाई एक्सिस बनाया, फिर एक्स एक्सिस बनाया। सबसे पहला काम आप यही क्या करें, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्राइस। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्राइस यानी कीमत, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्वांटिटी, क्वांटिटीज यानी मात्राएं। सबसे पहला काम आप यही किया करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए पी पे क्यू क्वांटिटी बिक रही है, पी पे क्यू क्वांटिटी बिक रही है, ठीक है, और हमारा जो आई लोच है वो कुछ इस तरीके की है, वाई या डी वाई, आप इसको डी आई भी लिख सकते हो। मैं इसको मिटाता हूं पहले, फिर आपको सही से लिख के दिखाता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल, इसे हम डी आई या डी वाई लिख देते हैं ताकि डिमांड ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। देखिए कीमत बढ़ने से, सॉरी आय बढ़ने से, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे इनकम आएगा, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक हो गया है, इसलिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे आएगा हमारा इनकम, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पे इनकम आएगा। तो देखिए वाई इनकम पे क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, जैसे ही इनकम बढ़ी और क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपने देखा पहले वाई इनकम पे क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, जैसे ही इनकम वाई से वाई 1 हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर क्यू से क्यू 1 हो गई। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे उल्टा करें यदि हम, तो आप जानते हो कि जैसे ही उपभोक्ता की आय कम होती है वैसे वो सामान्य वस्तुओं की मांग को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, और जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं उनकी मांग ज्यादा कर देता है। यार देखिए ना, आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये है, ठीक है, तो आप टुकड़ा, किनकी, कुछ इस तरीके के चावल खाओगे घर में, और जैसे ही आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है आप बासमती खाओगे, मोगरा खाओगे, मतलब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खाने लगोगे। फिर दोबारा आपका मान लीजिए बुरा टाइम आया, फिर दोबारा आपकी 5,000 रुपये इनकम हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, फिर वही टुकड़ा, वही मोटा चावल, वही किनकी, इस तरीके के चावल खाओगे। तो नेचुरल सी बात है, जब भी एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो सामान्य वस्तुओं की मांग को बढ़ा देता है और निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग को घटा देता है। जबकि उपभोक्ता की आय के घटने से जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग कम हो जाती है, जबकि घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ये बात आपने याद रखिए, तभी मैंने आपको बताया था कि जो घटिया वस्तुएं होती हैं वो मांग के नियम का अपवाद होती हैं, क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ जाती है। मेरी बात को आप समझिए। तो ये आपको डायग्राम मैंने बना के दिखाया। इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ गई, उपभोक्ता की आय घटने पर वस्तु की मांग घट गई। यानी जो आय की जो दिशा है, उपभोक्ता की आय की जो दिशा है और वस्तु की मांग की जो दिशा है वो एक ही साथ है। मतलब सिंपल सी बात, अगर ये इनकम है और ये डिमांड है, उपभोक्ता की आय बढ़ी, डिमांड बढ़ी, उपभोक्ता की आय घटी, डिमांड घटी, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो देखिए बहुत ही सिंपल,
आपने पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिख लेना और यहाँ पे आपने इनकम लिख लेना है। प्राइस नहीं लिखना है, आपने इनकम लिखना है। प्राइस आपने कब लिखना है, जब वस्तु की कीमत लोच की बात करेंगे हम। तो देखिए मान लीजिए पहले पी पर वाई पर क्यों क्वांटिटी बिक्री थी, ये वाई थी वस्तु की, एक उपभोक्ता की आई थी मान लीजिए 5000 और उस पे वो क्वांटिटी खरीद रहा था मान लीजिए क्यों, मान लीजिए 200 क्वांटिटी खरीद रहा था, ऐसा मान लीजिए आप। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, उपभोक्ता की आय घटे, उपभोक्ता की आय घटे तो इससे क्या होगा, इंफीरियर गुड की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे कि यहां पे लिख रखा है। तो देखिए घटिया वस्तुओं की स्थिति में जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक मांग की आय लोच कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की तो मांग बढ़ेगी परंतु निम्न कोटि की मांग घट जाएगी। इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ बताया आपको। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर इसी को मैं ऐसे कहूं तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किया तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो आपको कितना इजी है इसको समझना कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ने से सामान्य वस्तुओं की तो मांग बढ़ जाती है जबकि निम्न कोटि की वस्तु की मांग घट जाती है। जब दोनों ही देखिए इनकम, ये इनकम है ये डिमांड है, इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाए और इनकम घटने से डिमांड बढ़ जाए तो ये नेगेटिव कहलाएगा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो नेचुरल सी बात है वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये दोनों डायग्राम तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम आय की शून्य लोच की, जिसे हम अनिवार्य वस्तुओं की स्थिति में बात करते हैं। अब देखिए अनिवार्य वस्तुएं मैंने आपको कहा जो हमारे जीवन यापन के लिए अनिवार्य मानी जाती है, जिसमें हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं आ जाती है, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं दोस्तों उन्हें अनिवार्य वस्तुएं माना जाता है। इनकी आय के बढ़ने या घटने के से इनके उपभोग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए पहले आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया और यहाँ पे आपने ये डी आपने बना दिया डी, ठीक है। ये आपको देख रहे हो ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, ये डी वाई है ये डी वाई है और ये डी वाई ये डी वाई, क्लियर। अब देखिए उपभोक्ता की वाई इनकम होने पर वो क्यू क्वांटिटी की डिमांड करा था, इनकम बढ़ गई क्यू से क्यू 1 हो गई तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनकम घट गई तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इनकम के बढ़ने का इनकम के घटने का क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसे ही हम कहते हैं शून्य आय लोच, जो कि अनिवार्य वस्तुओं की स्थिति में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का किसी वस्तु की मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आय लोच। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग की आय लोच होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, ज्यादातर धनात्मक होती है, बहुत कम रेयर चांसेस में ऋणात्मक देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम मांग की आय लोच की कोटियां। अब देखिए मांग की आय लोच की जो कोटियां हैं ना वैसी है जैसे कि मांग की कीमत लोच की थी। अब देखिए मांग की कीमत लोच की 5 कोटियां थी, इसकी भी 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी एक है पहली, फिर दूसरी और अगले में मैंने 3 और दे रखी हैं। ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी और ये 5वीं। ये बिल्कुल मांग की कीमत लोच से ही जैसी है, बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसे मैंने उनको समझाया था वैसे अभी आपको मैं ये भी समझाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर दिला सकता है। अच्छे नंबर भले ना आए बट आपको पास तो जरूर करा देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स क्लियर करनी थोड़ी मुश्किल मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों मैं इन दोनों को डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए पूर्णतया लोचदार मांग की आय लोच, पूर्णतया मांग की आय लोच। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, जब एक वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन का उपभोक्ता की आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा उपभोक्ता की आय स्थिर रहे
तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग की लोच कहते हैं। इसको मैं डायग्राम से बना के दिखाता हूं आपको। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात, ये आ गई हमारी डिमांड, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी इसमें हमारी बिक रही थी पहले क्यू, क्वांटिटी घट रही है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बट जो हमारी डिमांड ऑफ इनकम है ना वो सेम ही है। यहाँ पे ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट है। अब ये ईडी नहीं, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, ईडी मैंने फिर दोबारा गलत कर दिया मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए यहां पे आएगा हमारा ई वाई या ई आई लिख सकते हैं, ई आई यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनकम। तो देखिए ई आई इक्वल टू इन्फिनाइट है। अब ये इन्फिनाइट कैसे आया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ई आई का जो फॉर्मूला है उसमें नीचे देखिए वस्तु की मांग में परिवर्तन जो होता है वो हमेशा ऊपर आता है, भले वो कीमत हो भले वो आय की मान लोच हो। तो देखिए ऊपर तो परिवर्तन हो गया, मान लीजिए बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो मैंने मान लिया कि ऊपर परिवर्तन आया एक्स का, ठीक है। बट यहां पे आप देख रहे हो कि इनकम का जो लेवल है ओ वाई वो चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। यानी इसमें परिवर्तन क्या है, जीरो, क्योंकि वो स्थिर है। क्योंकि जब अगर उपभोक्ता की आय स्थिर होगी तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, जीरो, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो वो स्थिर हो ही नहीं सकती। और जीरो जब किसी को डिवाइड करता है तो क्या आता है दोस्तों, इन्फिनाइट आता है, यानी अनंत आता है। तभी यहाँ पे ई आई इक्वल टू इन्फिनाइट लिखा हुआ होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अगर इसे मैं अपने शब्दों में कहूं, अन्य बातें समान रहने पर जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु या सेवा की मांग में बढ़ने या घटने का उपभोक्ता की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात, उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग की आय लोच। यहाँ पे उपभोक्ता की वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने का उपभोक्ता की आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जबकि पूर्णतः बेरोजगार मांग में इसका बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट है मतलब बिल्कुल इसके विपरीत है। कैसे, अभी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं हम कि पूर्णतः बेरोजगार मांग की आय लोच क्या होती है। जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने का वस्तु की मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने का वस्तु की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु की मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पे आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों में अंतर देखिए, तो उसे पूर्णतया बेरोजगार मांग की आय लोच कहते हैं। कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, यहां पे देखिए उपभोक्ता की आय पहले Y थी तो क्वांटिटी क्या थी, Q थी। उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो भी उसकी क्वांटिटी क्या रही, सेम रही। उपभोक्ता की आय घट गई तो भी उसकी क्वांटिटी क्या रही, सेम। तो आपने देखा उपभोक्ता की आय के बढ़ने का या उपभोक्ता की आय के घटने का वस्तु की मांग मात्रा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे हम कह सकते हैं पूर्णतया बेरोजगार मांग। अब इसे ई आई इक्वल टू 0 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मांग की आय लोच बराबर होता है वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन। उपभोक्ता की आय नीचे होती है। अब देखिए आय में तो परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ, जिसे हमने मान लिया x, और उपभोक्ता जो वस्तु की मांग मात्रा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब 0 को कोई डिवाइड करता है तो इक्वल क्या आता है, 0। तो देखिए यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि पूर्णतः बेरोजगार मांग में, पूर्णतः लोचदार मांग में वस्तु की मांग मात्रा का उपभोक्ता की आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तभी इसे हम पूर्णतः लोचदार कहते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में उपभोक्ता की आय बढ़ने या घटने का किसी भी प्रकार से उपभोक्ता की वस्तु की मांग मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं दोस्तों। और जब भी
आप ये देखिए इसका जो वक्र है वो एक्स अक्ष के समांतर है और जबकि इसका वाई एक्सिस के समांतर है। तो ये बातों को आप ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक, इकाई से कम। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी बात। अगर मैं इस पीछे वाले को थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझाऊं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, तो देखिए मान लीजिए कि इनकम है आपकी 5,000, इनकम है आपकी 5,000 और आप उस वस्तु की डिमांड कर रहे हो 10। अब इनकम अभी भी आपकी 5,000 है, इनकम आपकी अभी भी 5,000 है, बट अब आप उसकी डिमांड कितनी कर रहे हो? 15। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है इनकम है 5,000 और उसकी आप डिमांड कर रहे हो 10। तो देखिए वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ भी रही है, घट भी रही है, जबकि इनकम आपकी सेम है, इनकम आपकी सेम है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो देखिए इनकम पहले हमारी जो इनकम है और जो डिमांड है, डिमांड ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगी गई मात्रा, इनकम जब पहले 5,000 थी तब भी उसकी 10 मांगी गई मात्रा थी, बढ़ के 6,000 हो गई तब भी उसकी 10 ही रही, और बढ़ के मान लीजिए 4,000 हो गई, मान लीजिए बढ़ के क्या हो गई 4,000, और सॉरी घट के 4,000 हो गई तो भी 10। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्योंकि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तभी इसे पूर्णतः बेलोचदार कहा गया। बेलोचदार यानी परिवर्तन, लोचदार का मतलब होता है परिवर्तन होना, लोचदार, लोच का मतलब होता है लचीला, लचीले का मतलब होता है परिवर्तन, बेलोच का मतलब हो गया जिसमें परिवर्तन हो। तो मुख्य रूप से हम मांग पे फोकस करते हैं, यहाँ पे मांग पे परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए इसे बेलोचदार कहा गया है, और यहाँ पे मांग में परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसे पूर्णतः लोचदार कहा है। तो देखिए दोस्तों ये चीज आपको मैंने समझाई। अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से इसको भी समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई लोचदार मांग की आय लोच। जब एक उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन वस्तुओं की मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात में होता है, कि एक समान अनुपात में होता है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक में होने वाला परिवर्तन एक समान अनुपात में होता है, एक समान अनुपात में होता है तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अगर आप समझें तो मान लीजिए ये मैंने इनकम ले ली, ये मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली किसी वस्तु की। इनकम थी 5,000, 5,000 में मैं उस वस्तु की 10 मांग कर रहा था, ठीक है। जैसे मेरी इनकम 10,000 हो गई, मान लीजिए मेरी इनकम क्या हो गई 10,000, मैंने उसकी मांग को दुगना कर दिया। पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी, पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी, मान लीजिए मेरी इनकम हो गई 2,500, आधी घट गई, मैंने मांग को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आपने देखा कि जब आय में दुगुनी वृद्धि हुई तो मांग मात्रा में भी दुगुनी वृद्धि हो गई। जब मांग में दुगनी कमी हुई यानी आधी हो गई तो मांग की मात्रा भी आधी हो गई, यानी दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, समान। आप ये मत देखिए कि इन दोनों का गैप तो 5,000 है, इन दोनों का 2,500 है, यहाँ पे गैप की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे अनुपात की है। यहाँ पे दुगुना बढ़ा तो यहाँ पे दुगुना, देखिए अगर ये आपकी दुगुनी बढ़ी तो ये भी आपकी दुगनी बढ़ी, ये आपकी आधी हो गई आय तो ये भी आपकी मांग भी आधी हो गई। तो ये आधी और दुगनी, इसे हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुपात। और जब एक वस्तु की मांग मात्रा और एक उपभोक्ता की आय में होने वाला जो अनुपात होता है और अगर वो एक समान अनुपात हो तो उसे ही हम इकाई लोचदार मांग की आय लोच कहते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए डायग्राम बनाना है यदि हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, ठीक है। पहला काम तो हमने ये किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लैंडमार्क रखा, वाई लिखा और यहाँ पे हमने क्यू रखा। इधर से सीधा चले और यहाँ पे एक बिंदु लगाया, इसको हमने क्यू से जोड़ा, फिर इसको हमने वाई से जोड़ा, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब देखिए आय में दुगनी वृद्धि हुई, मान लीजिए इतनी वृद्धि हो गई तो मैं इस गैप के बराबर ही वृद्धि कर दूंगा। तो देखिए यहां से मैं सीधा गया और मैंने इसको
ऐसे करके कर लिया, ठीक है। अगर देखिए मेरा ये dy मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपने यहाँ पे देखा कि i बढ़ के y से OY 1 हो गई, तो हमारी मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ 1 हो गई। तो दोनों का अनुपात सेम है। अगर पहले 5000 थी इनकम, उस पे 10 मात्रा थी, जैसे ही आय बढ़ के 10,000 हुई तो मांग मात्रा हमारी 10 हो गई, 20 हो गई। ऐसे ही हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमारी आय कम हो गई तो हमारी मांग मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उतने ही अनुपात में। तो आपने ये देखा, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसे हम इकाई लोचदार कहेंगे, इकाई लोचदार, क्योंकि दोनों का जो अनुपात में परिवर्तन हो रहा है वो एक समान है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इकाई से अधिक क्या होता है। देखिए, इकाई से अधिक का मतलब होगा बहुत ही सिंपल, जब मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तन से ज्यादा हो। सिंपल सी बात है, यानी मांग में परिवर्तन ज्यादा हो जबकि आय में परिवर्तन उसकी तुलना में कम हो। सिंपल सी बात है ये। जरा देखिए, जब एक उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से कम होता है, सॉरी यहाँ पे कम होता है क्योंकि मांग जीतेगी, कम होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए पहले इनकम थी 5000, ठीक है, और उस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड की जा रही थी वो की जा रही थी 10, मात्रा बढ़ गई, मान लीजिए आपकी आय बढ़ गई 10,000, ये 10,000 वैसे तो बढ़नी चाहिए थी 20, बढ़ गई 25, यानी मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मैंने थोड़ा उल्टा गलत लिख दिया था, मैंने इसको ठीक कर दिया है, यानी मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यदि उपभोक्ता की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम के माध्यम से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, उससे आपको और भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात, आप इसको कम में भी कर सकते हैं, मतलब कमी के रूप में भी आप इसे दर्शा सकते हैं। तो देखिए, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं आपके लिए, तो ये हमने पहले एक्स एक्सिस लिखा, वाई एक्सिस लिखा, यहाँ पे आपने क्यू पे हमारी वाई पे हमारी क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, तो ये आ गई हमारी। अब क्या हुआ, आय जो है ना वो बढ़ी इतनी, मान लीजिए वो बढ़ के हो गई इतनी, बट जो मांग मात्रा है ना उसका जो गैप आप देख रहे हो ज्यादा है, तो ये इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसे हम क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अगर आप जितनी जल्दी इसको समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं, बहुत ही सिंपल, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि भैया सिंपल सी बात है कि मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यदि उपभोक्ता की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग की आय लोच कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे हम dy लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकाई से कम लोचदार मांग की। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है मेरे से, माफी चाहता हूं। कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मांग की आय लोच। बहुत ही सिंपल, उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल उल्टा कर दीजिए। मतलब क्या कि जब एक उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से ज्यादा होता है यानी अधिक होता है, तो उसे हम इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो बहुत ही सिंपल है, जरा देखिए, आप समझिए इस चीज को। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं। देखिए, ये हमारी इनकम है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। 5,000 रुपये इनकम थी और उसकी 10 मात्राएं में खरीद रहा था किसी वस्तु की। मेरी जो इनकम है ना वो दुगनी बढ़ गई, 10,000 हो गई, बट इसको मैंने दुगनी नहीं बढ़ाया, मैंने इसको केवल 5 इकाइयां बढ़ाई। तो देखिए, अगर 5 से इनकम 10 होने पर ये 20 हो जाती तो वो इकाई लोचदार मांग, अगर वो 20 से ज्यादा हो जाती तो इकाई से अधिक, और 20 से कम रह जाए तो इकाई से कम। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसे समझना।
क्योंकि दोस्तों कोई आपको इतना अच्छी तरीके से समझाता नहीं होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा समझाता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में पहुँचाएं ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि मैं भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो ज़रा देखिए, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मेरी वाई इनकम पे मेरी क्यू क्वांटिटी मैं खरीद रहा था तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मेरी आय देखिए क्या हुआ, मेरी आय तो बहुत ज़्यादा बड़ी, आय मेरी बड़ी इतनी, बट मेरी मांग है ना उसके कंपैरिजन में उतनी नहीं बढ़ी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, देखिए ये कितना सिंपल है। अगर ये जो वक्र होता है यानी उपभोक्ता की मांग वक्र होता है, अगर वो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है तो वो इकाई लोचदार को दर्शाएगा, अगर वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो वो इकाई से अधिक दर्शाएगा, और अगर वो एक्स एक्सिस से दर्शा रहा है तो इसका मतलब वो इकाई से कम है। बहुत ही सिंपल। अगर वो एक्स अक्ष के समांतर है तो वो पूर्णतः लोचदार है, और अगर वो वाई एक्सिस के समांतर है तो पूर्णतः बेलोचदार है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। ये मैंने टॉपिक खत्म हो गया है, अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं अगर मेरी कोई कमी हो, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके जाएं, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।